चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चंपारण के बारे में जान लें कि ये चंपारण है कहाँ, ठीक है। हम जो भी आपको बोर्ड पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखेंगे उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो चंपारण जो है वो आपका पड़ता है बिहार में। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में, यानी भारत का एक राज्य है बिहार, उसी बिहार में आपको पड़ता है चंपारण। तो जिस समय चंपारण आंदोलन हुआ था ना 1917 में, उस समय चंपारण एक ही था। लेकिन वर्तमान समय में अभी आप बात करते हैं तो चंपारण जो है दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में है। एक आपका है पूर्वी चंपारण, एक है पूर्वी चंपारण और दूसरा जो है आपका है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, दो भागों में। तो पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है, पूर्वी चंपारण का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है मोतिहारी। कहाँ है? मोतिहारी। और पश्चिमी चंपारण का जो हेडक्वार्टर है, पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है वो है आपका बेतिया में। कहाँ पे है? बेतिया में। तो ये आपने चंपारण के बारे में जाना, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक शब्द है सत्याग्रह, कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की राहों पर चलना, सत्य पर जोर देना, सत्य के लिए आग्रह करना। यानी ये सत्याग्रह जो होता है केवल व केवल जो है सत्य और अहिंसा पर आधारित होती है। तो हम लोगों ने चंपारण के बारे में जाना और सत्याग्रह के बारे में जाना। अब हम लोग देखेंगे कि चंपारण आंदोलन 1917 क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि चंपारण आंदोलन क्यों हुआ, चंपारण आंदोलन क्यों हुआ। तो चलिए, तो चंपारण के किसानों के साथ, चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिक जिन्हें नीलहे साहब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीलहे साहब। तो अंग्रेज बगान मालिक जो थे वो चंपारण के किसानों के साथ एक अनुबंध किए थे। एक जो है अनुबंध किसानों के साथ जो है बनाए थे, ठीक है। एक उनके साथ समझौता किया था। वो समझौता क्या था उसको समझिएगा। यानी ये अंग्रेज बगान मालिक, जिनको हम लोग नीलहे कहते थे या गोरे नीलहे के नाम से इसको जानते थे, तो ये नीलहे जो था चंपारण के किसानों के साथ एक समझौता किया। क्या समझौता किया समझिएगा। किसानों को उन्होंने कहा कि देखिए, आपका जो प्रत्येक 20 कट्ठा है ना, उस प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में, प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। अर्थात 3/20 हिस्सा। इस 3/20 हिस्सा का मतलब हुआ कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा खेत है तो उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसी व्यवस्था को, इसी अनुबंध को, इसी समझौता को हम लोग जो है 3 कठिया पद्धति या इसी को 3 कठिया प्रणाली के भी नाम से जानते थे। तो किसानों की मजबूरी थी, वो किसान नील की खेती भी करते थे, ठीक है। अब था कि किसान जो थे वो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, क्यों भागते थे नील की खेती करने से चंपारण के किसान। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, जिसके कारण वहाँ के किसान जो थे वो नील की खेती करने के लिए मना करते थे। वो कहते थे अंग्रेज बगान मालिक से, नीलहे से कहते थे कि देखिए भैया, हमसे जो है नील की खेती संभव नहीं है, हम नील की खेती नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं करना चाहते थे किसान नील की खेती, अब आइए हम उस पर समझते हैं। तो इसको जो है हम मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे जो है हम उस चीज़ को लिख सके। समझते हुए चलिएगा और जो ज़रूरी होगा, ज़रूरत की चीज़ें, उसको जो है आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए, पहला क्या था कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। तो किसान जिस खेतों में नील की खेती करते थे उसकी जो उर्वरा शक्ति थी, अर्थात वो खेत जो उपजाऊ होता था ना, तो नील की खेती करने के बाद वह भूमि जो था बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? बंजर। अब जैसे ही वो भूमि बंजर हो गई तब उसमें कई वर्षों तक कोई भी फसल जो है
नहीं उपज सकता है, इसीलिए किसान जो था नील की खेती करने के लिए मना करता था। पहला ये था। दूसरा रीज़न क्या था किसान मना क्यों करता था कि अगर वो नील की खेती कर भी लिया, नील का फसल उपजा भी लिया, तो उस नील को वो अपना मन से नहीं बेच सकता था, किसी दूसरे के हाथों नहीं बेच सकता था। वही जो नीलहे साहब जो थे, जो अंग्रेज बगान मालिक थे, जिन्होंने उनके साथ समझौता किया था, इन किसानों को इसी नीलहे के साथ जो था कम रेट पर, कम रेट मतलब कम पैसा पर जो था अपनी नील को जो है बेचना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखी जाती थी कि वो किसान जो थे नील की खेती किए, उसमें जितना पूंजी लगाए और जब नील को बेच दिए और बेचने के बाद जो पैसा आया उनके पास, तो देखते थे, कंपेयर करते थे, तो उनको लॉस ही होता था, उनको नुकसान होता था। इसीलिए जो था वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तो पहला क्या था आपका, नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? भूमि जो था वो बंजर हो जाता था। दूसरा था कि उनके द्वारा जो उपजाया गया नील था उनके हिसाब से उनको रेट जो है नहीं मिलता था, जिसके कारण वो नील की खेती करने के लिए मना करते थे बगान मालिक से कि देखिए हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। तो इन सभी कारणों से जो है आपको जो है किसान जो थे नील की खेती करने के लिए मना करते थे। उसके अलावा क्या था कि किसानों की स्थिति दयनीय कैसे होती चली गई। तो इसी समय क्या हुआ, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। तो यूरोप महादेश है, जर्मनी देश है। तो जर्मनी में वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील, क्या चीज़ है, कृत्रिम नील का उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब जैसे आर्टिफिशियल नील को बनाना शुरू किया जर्मनी के वैज्ञानिकों ने, वैसे ही पूरे विश्व में जो था भारतीय नील की मांग जो थी वो गिर चुकी थी। अब भारतीय नील का मांग जो था वो घट चुका था, उसका रेट भी घट चुका था। अब जिसके कारण क्या था कि किसानों को आमदनी भी अच्छी नहीं होती थी। तो ये बगान मालिक जो था, नीलहे जो था, ये दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगा दिया? अब ये देखा भाई कि अब जो है हम यहाँ जो नील उपजवाते थे अब उसका कहीं पे डिमांडे नहीं है, अगर डिमांड है भी तो उसका रेट जो है नहीं मिल रहा है। तो अंग्रेज बगान मालिक जो था, नीलहे जो था, ये अपना फ़ायदा को बनाए रखने के लिए ये बेचारे सोचते थे नीलहे साहब कि हमको घाटा नहीं होना चाहिए, हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये नीलहे साहब क्या किया, अंग्रेज बगान मालिक, कि अपने फ़ायदों को बनाए रखने के लिए इन्होंने किसानों पर बोझ डालना शुरू कर दिया। अब किसानों पर बोझ डाला गया, ज़बरदस्ती उनसे जो था खेती करवाया जाता था, उनसे लगान वसूला जाता था। अब धीरे धीरे जो था किसान की स्थिति जो था दयनीय होती चली गई। तो ऐसे कारण जो थे जिसके कारण किसान नील की खेती करने से मना करते थे। तो ये हमने जो आपको अभी बताया ये था कारण जिसके कारण नील की खेती करने के लिए चंपारण के किसान जो थे वो मना करते थे। ठीक है, अब जो था यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे आगे चल के इन किसानों की स्थिति में सुधार होती है। तो चलिए, तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत अब कैसे होती है, अब उसको हम लोग देखेंगे कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होती चली जा रही थी, बदतर होती चली जा रही थी। तो चंपारण किसान जो थे, वहाँ के किसान नेता में एक व्यक्ति थे, सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि चंपारण किसान नेता राजकुमार शुक्ल। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, वो राजकुमार शुक्ल को कहते हैं कि आप जो है इन किसानों को स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप जो है चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए। क्यों चले जाइए लखनऊ? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें गांधी जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? गांधी जी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ये राजकुमार शुक्ल को सुझाव देते हैं
कि आप किसानों के स्थिति में सुधार लाने के लिए अब चले जाइए लखनऊ, और लखनऊ जाने के बाद जो कि वहाँ पे कांग्रेस का आपको सम्मेलन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उसी अधिवेशन में आए हुए थे गांधी जी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी कहती है राजकुमार शुक्ल को कि आप चले जाइए वहाँ, और गणेश शंकर विद्यार्थी ये भी राजकुमार शुक्ल को कहे कि आप कहीं गांधी जी को आमंत्रित कीजिएगा कि आप मेरे चंपारण में आइए, किसानों की स्थिति को देखिए, किस तरीके से किसान जो है बदहाल स्थिति में है, दयनीय स्थिति में, और उसको देख के और तब जो है आप सरकार से मांग उठाइएगा कि किसानों की स्थिति जो है बेहतर कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल बेचारे जो है, ठीक है, ये चले जाते हैं लखनऊ में, चले जाते हैं वहाँ पे लखनऊ समझौता होते रहता है, ठीक है। तो कांग्रेस का ये राजकुमार शुक्ल, ठीक है, चले जाते हैं लखनऊ, चले जाते हैं। तो राजकुमार शुक्ल कहाँ चले गए? लखनऊ। अब इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता है, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता है, ठीक है, 1916 में ही, 1916 में ही। तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो इसकी कुछ मुख्य बातें आपको याद रख लेना, मुख्य विशेषता याद रख लेना है। जैसे कि कांग्रेस का यह अधिवेशन जो था 32वां अधिवेशन था। क्या अधिवेशन था? 32वां अधिवेशन था। दूसरा विशेषता था कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता इसमें क्या याद रख लेना है कि इसमें कांग्रेस के दोनों दल, एक नरम और एक गरम, यानी नरम दल और गरम दल, दोनों दल जो थे इसी कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता 1916 में जो थे एक हो गए थे। तो कांग्रेस बटा कब था? तो 1907 में। 1907 में सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बटा था, नरम दल में और गरम दल में। लेकिन 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ या लखनऊ पैक्ट कहिए, जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, तो उसमें दोनों दल, नरम दल और गरम दल जो था एक हो गया। तीसरा ये आपको याद रख लेना है। चौथा आपको अब ये याद रख लेना है कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो था समझौता हुआ। तो ये आपको 4-5 पॉइंट जो है इस अधिवेशन को में याद रख लेना है। जैसे कि इस कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में 32वां अधिवेशन जो था वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए इसको लखनऊ समझौता या इसी को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। या याद रखना है कि किस कांग्रेस के कैमे अधिवेशन को जो है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं, तो वो हो गया आपका 32वां अधिवेशन। तो ये हो गया। तो इसी अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रित कर देते हैं चंपारण आने के लिए कि गांधी जी आइए, चंपारण में किसानों की स्थिति को देखिए, कैसी दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि ठीक है हम जो है चंपारण आएंगे, किसानों की स्थिति को देखेंगे, अगर वैसा सही बात होगी तो हम सरकार से जो है मांग करेंगे कि किसानों की स्थिति बेहतर हो सके। नहीं भी माने सरकार तो हम जो है सरकार पर दबाव बनाएंगे, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल जो है अब चले आते हैं। अब है गांधी जी की तैयारी रहती है चंपारण आने की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपको कि 24 साल की उम्र में गांधी जी जो हैं, 24 साल के उम्र में गांधी जी 1893 ईस्वी में, ठीक है, 24 साल की उम्र में 1893 ईस्वी में गांधी जी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, गांधी जी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे कई वर्षों तक रहते हैं और अपना योगदान देते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा सबसे पहले, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? सत्याग्रह का प्रयोग। लेकिन दक्षिण अफ्रीका
से गांधी जी कब लौटते हैं, ये भी हमको याद रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटते हैं? 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में जो है आपको गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट जाते हैं। अब गांधी जी जो है भारत लौट आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, फिर जो है वो आप 1916 में जो है लखनऊ समझौता में पहुंचते हैं। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे योगदान देते हैं, ठीक है, जिनके कारण उनका नाम रहता है। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आते हैं तो यहाँ पे जब लोगों को संबोधित करते हैं, सभा में लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, खास व्यक्ति है, और ये हमारे देश की आज़ादी में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान जो है दे सकते हैं। तो लोगों को जो है गांधी जी पर पूरा विश्वास हो जाता है। तो अब गांधी जी की तैयारी होती है कहाँ आने की? चंपारण आने की, यानी अपना बिहार आने की तैयारी जो है होती है गांधी जी की, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम बताएंगे तो उसके बारे में जो है लिखेंगे। सर चलिए अभी आप इस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ही आपको दीप बिहार के तरफ से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब गांधी जी जो है आते हैं चंपारण में, ठीक है। तो याद रख लेना है 1917 में जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उनको जाने के लिए बोलते हैं कि गांधी जी आप जो है चंपारण से वापस चले जाइए, ठीक है। गांधी जी के साथ अन्य सहयोगी भी उनके साथ चंपारण आते हैं। मैं उनका नाम यहाँ पे लिखूँगा कि उनके साथ कौन कौन आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा गांधी जी के बारे में यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब गांधी जी चंपारण गए तो वहाँ की स्थानीय प्रशासन उन्हें जाने के लिए कहता है कि आप वापस लौट जाइए यहाँ से, आप यहाँ पे किसानों के स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कीजिए, आप सरकार को परेशान मत कीजिए, आप वापस चले जाइए। लेकिन गांधी जी मना करते हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो गैर कानूनी तरीके से वहाँ की प्रशासन के द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर तुरंत जो है उनको रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर उन पर दबाव बनाया जाता है गांधी जी पर कि आप जो है वापस लौट जाए। लेकिन गांधी जी कह देते हैं कि जान जाए तो जाए, लेकिन अब चंपारण के किसानों को छोड़ना हमसे संभव नहीं है, चाहे जो हो जाए हम जो है यहाँ की किसानों की स्थिति में सुधार लाकर ही यहाँ से वापस जो है लौटेंगे, ठीक है। ये गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी के दबाव में अंग्रेजी सरकार को जो है काम करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, गांधी जी की बात को मानना पड़ता है। लेकिन हम उससे पहले बता दें कि गांधी जी के साथ और कौन कौन से व्यक्ति थे जो चंपारण गए थे। तो चलिए उसमें हम आपको यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जैसे ब्रज किशोर प्रसाद थे, ठीक है, महादेव देसाई थे, धरनी प्रसाद थे, आचार्य जेबी कृपलानी थे, ठीक है। यानी और भी लोग थे जो गांधी जी के साथ चंपारण जो है गए थे। तो गांधी जी ने पहले कह दिया था अंग्रेजी सरकार को कि चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए तो जाए, लेकिन हम चंपारण के किसानों का साथ नहीं छोड़ सकते हैं और इसकी स्थिति में सुधार लाकर ही हम चंपारण से जो है लौटेंगे। तो अब गांधी जी के दबाव के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ता है और अंग्रेजी सरकार जो है वो दबाव में, गांधी जी के दबाव में एक कमेटी का गठन करता है, जिस कमेटी का नाम रहता है चंपारण एग्रेरियन कमेटी,
चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे चंपारण कृषि अधिनियम। ठीक है, ये कमेटी का गठन आपका हो जाता है 1917 में। कब हो जाता है? 1917 में। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का जो गठन हुआ किसके अध्यक्षता में, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन जो हुआ था वो फ्रैंक जी सलाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फ्रैंक जी सलाई के अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ था। चलिए, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, स्वयं थे इसके सदस्य। अब ये कमेटी का गठन हुआ, तो ये कमेटी का गठन क्यों किया गया? सवाल तो ये भी है कि इस कमेटी का गठन क्यों किया गया। तो देखिए, गांधी जी के दबाव में अंग्रेजी सरकार को इस कमेटी का गठन करना पड़ा और अंततः ये कमेटी का गठन भी हुआ। अब इस कमेटी की कुछ मांग थी, तो भाई किससे मांग थी? तो अंग्रेजी सरकार से मांग थी। किसके लिए मांग थी? तो चंपारण के किसानों के लिए मांग थी। अब क्या मांग था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का अंग्रेजी सरकार से? चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम उस चीज़ों को जो है सामने में लिख सकें, ताकि आप उस चीज़ को नोट कर सकें। चलिए, तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी की जो अंग्रेजी सरकार से डिमांड थी, पहला था कि तीन कठिया प्रणाली को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। पहला ये था। दूसरा ये था लगान की दरों में कमी किया जाए, ताकि किसानों को ज़्यादा लगान ना देना पड़े, ताकि उनकी स्थिति जो है सही बना रहे। तीसरा डिमांड क्या था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का? कि अवैध रूप से जो भी लगान किसानों से वसूला गया है, उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। तो ये मांग थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी की। किससे मांग थी? अंग्रेजी सरकार से मांग थी। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली समाप्त हो, लगान की दरों में कमी की जाए, अवैध रूप से जो लगान किसानों से वसूला गया था उसका 25% रिटर्न किसको किया जाए? किसानों को किया जाए, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके और इस दयनीय स्थिति से जो है निकल सके। तो ये था आपका चंपारण एग्रेरियन कमेटी की मांग। और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और उन अंग्रेजी सरकार को ये तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा। किसानों की बात माननी पड़ी, गांधी जी की बात माननी पड़ी। अतः यह चंपारण आंदोलन जो था, ये चंपारण सत्याग्रह जो था, ये सफल हुआ। और यह चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह जो था, ये पहला भारत के अंदर में, ये पहला, याद रखिएगा, वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ठीक है, और इसी आंदोलन ने, चंपारण आंदोलन ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसी आंदोलन की सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया था। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि वह कौन सा आंदोलन था जिसमें एम.के. गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया। तो वो चंपारण आंदोलन की सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा था। तो ये हो गया। उसके अलावा चंद्रन देवनेशन एक इतिहासकार है, चंद्रन देवनेशन। ठीक है, चंद्रन देवनेशन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी को अगर कोई महात्मा बनाया है तो वो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है। ठीक है, ये चंद्रन देवनेशन ने कहा था उनके बारे में। और चंपारण आंदोलन जो था किसान आंदोलन था एक तरह का, ये नील उत्पादक किसानों से संबंधित था। ये सब आपको जो है याद रख लेना। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छी लगी हो, ज़रूर इससे आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे, तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।